हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आज हम एक प्ले डिस्कस करेंगे। प्ले का नाम है मैकबेथ, द ट्रेजेडी ऑफ मैकबेथ। इस प्ले को विलियम शेक्सपियर ने लिखा है और इसको फर्स्ट टाइम 1606 में परफॉर्म किया गया है। पहले हम इसके कैरेक्टर्स डिस्कस करेंगे, उसके बाद फिर इसका समरी पढ़ेंगे। अब स्टार्ट करते हैं। ये जो कैरेक्टर्स हैं, डंकन है। सबसे पहले जो कैरेक्टर है डंकन, वो किंग ऑफ स्कॉटलैंड है और ये जो कहानी है वो स्कॉटलैंड पे बेस्ड है। फिर सेकंड है माल्कन। माल्कन डंकन के बड़े बेटे हैं। फिर है डोनाल्ड उनके छोटे बेटे, माल्कन मतलब डंकन के छोटे बेटे। उसके बाद है मैकबेथ। मैकबेथ डंकन की आर्मी में जनरल हैं और वो थेन ऑफ ग्लैमिस थे पहले ओरिजिनली। थेन ऑफ ग्लैमिस का मतलब हुआ वो ग्लैमिस के सरदार थे। ग्लैमिस नाम की जगह के वो नवाब थे और फिर वो बाद में थेन ऑफ काउडर बने। फिर बाद में वो इस स्कॉटलैंड के वो राजा भी बने। फिर उसके बाद जो कैरेक्टर है वो है लेडी मैकबेथ। लेडी मैकबेथ मैकबेथ की वाइफ रहती है और बाद में ये रानी बनती है स्कॉटलैंड की। फिर है बैंको। बैंको मैकबेथ का बेस्ट फ्रेंड रहता है और वो इस डंकन की आर्मी में जनरल भी रहता है। फिर है फ्लिंस। फ्लिंस बैंको का बेटा रहता है। फिर है मैकडफ। मैकडफ थेन ऑफ फीफे रहता है। फीफे एक राज्य रहता है जिसका वो नवाब रहता है। फिर है लेडी मैकडफ, वो मैकडफ की वाइफ रहती है। फिर है मैकडफ का सन, बेटा उसका। फिर है हैकेट। हैकेट विचेस की रानी रहती है। इस इस ड्रामा में बहुत सारी विचेस हैं, चुड़ैलें हैं, उनकी वो रानी रहती है और 3 चुड़ैल रहती है जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं इस ड्रामा में। और फिर माइनर कैरेक्टर्स हैं, रॉस, लेनॉक्स, अगस्त, ये सब करके हैं। फिर चलिए हम इस स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं, समरी को पढ़ते हैं। तो ये जो ड्रामा है, एक स्टोरी स्टार्ट होती है। एक बहुत समय पहले की बात है। स्कॉटलैंड के जो राजा थे, किंग डंकन थे, उनको मैकडोनल्ड के विद्रोह का सामना करना पड़ा। मैकडोनल्ड जो रहता है वो नॉर्वे और आयरलैंड का भी उसको साथ मिल जाता है उस कंट्री का। फिर स्कॉटलैंड के जो थेन रहते हैं, जो नवाब रहते हैं, काउडर, थेन ऑफ काउडर, वो भी उसका साथ देते हैं। मतलब वो गद्दारी करते हैं खुद अपने ही राजा डंकन से और वो उससे गद्दारी करके मिल जाता है मैकडोनल्ड से। बहुत बड़ा विद्रोह होता है। अब इस विद्रोह को कुचलने के लिए जो राजा रहते हैं किंग डंकन, वो अपने जो विश्वास पात्र मैकबेथ और बैंको को लड़ने के लिए भेजते हैं। और जब ये लड़ाई होती है तो बैंको और मैकबेथ बहुत अच्छे से लड़ाई लड़ते हैं और वो जो विद्रोहियों को परास्त कर देते हैं। फिर उसके बाद मैकबेथ और वो बैंको जो है वापस आते हैं। जो मैकबेथ जो रहता है बहुत ही ज़्यादा नोबल सामंत रहता है, राजा का वो रिलेटिव रहता है और बहुत ही वीरता के साथ लड़ता है। इस कहानी का वो प्रोटैगनिस्ट है। तो जब लोग वापस आते रहते हैं बैंको और मैकबेथ, तो हीथ नाम की एक जगह में वो देखते हैं कि 3 आकृतियाँ, एक अनजान आकृतियाँ उनको दिखती हैं। वो आकृतियाँ को देख के उन लोग समझ नहीं पाते हैं। उनको लगता है पहले तो ये ओल्ड वुमेन है, लेकिन उनके चेहरे पे दाढ़ियाँ भी रहती हैं और उनके जो जो फेस रहता है एकदम धारीदार रहता है, एकदम रफ स्किन रहता है और अजीब तरह की पोशाक पहने रहती हैं उन लोगों ने और बहुत अजीब दिखती रहती हैं। शेक्सपियर ने उन्हें वियर्ड सिस्टर्स कहा है। और वो मैकबेथ को संबोधित करती हैं कि आइए आइए, थेन ऑफ ग्लैमिस कहते हैं। तो मैकबेथ को बहुत आश्चर्य होता है, इन लोग मुझे कैसे जानती हैं करके, मैं तो उनको नहीं जानता करके। फिर आगे एक दूसरी विच कहती है कि आइए आइए, थेन ऑफ काउडर। अब इसमें फिर आश्चर्य बढ़ जाता है उसका, क्योंकि जो मैकबेथ रहता है थेन ऑफ ग्लैमिस तो रहता है, लेकिन वो थेन ऑफ काउडर नहीं रहता, ये उपाधि उसके पास नहीं रहती। तो इसकी तो उसने कल्पना ही नहीं की रहती, उसके आश्चर्य की कल्पना नहीं रहती है। फिर तीसरी जो आकृति रहती है, सिस्टर रहती है, विच रहती है, वो कहती है आइए आइए, स्कॉटलैंड के भावी राजा। अब उसके आश्चर्य की सीमा नहीं रहती है मैकबेथ की। वो सोचता है, मन में सोचता है कि जो स्कॉटलैंड का राजा है डंकन है, अभी जिंदा है, उसके 2 बेटे भी हैं, उनके रहते मैं कैसे किंग बन सकता हूँ, इन लोग क्यों मुझे ऐसा बोल रहे हैं करके सोचता है मन ही मन। फिर वो जो विचेस रहती हैं वो जो बैंकों की तरफ मुड़ जाती हैं, वो कहती हैं आइए आइए, आप बहुत महान हैं, लेकिन आप मैकबेथ से थोड़ा कम महान हैं बोलते हैं, और आप तो आगे चल के आप राजा नहीं बनेंगे, लेकिन आपके जो बेटे हैं और आपके जो उत्तराधिकारी हैं उन लोग राजा बनेंगे बोलते हैं स्कॉटलैंड के आगे चल के।
अब ये जो भविष्यवाणी करने के बाद जो सिस्टर्स रहती हैं, वियर्ड सिस्टर्स, वो गायब हो जाती हैं और उन्होंने महसूस करते हैं उन लोग कि ये चुड़ैलें ही थी, ये तो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग नहीं थी। उनको तो देख के लग रहा था कि वो सीधे-सीधे कब्रिस्तान से आ रही हैं, एकदम मतलब जिंदा है कि मरी हुई पता नहीं चल रहा था। फिर ये सब विचित्र घटनाओं में उन लोग खोए रहते हैं। तभी एक राजा का दूत आता है, राजा का एजेंट आता है और मैकबेथ को कहता है कि आप थेन आप पाउडर बना दिए गए हैं। राजा ने आपकी बहादुरी से प्रसन्न होकर जो पहले का जो थेन आप पाउडर था उसको उन्होंने मृत्युदंड दे दिया है और आपको थेन आप पाउडर बना दिया गया है। फिर वो आश्चर्य में पड़ जाता है। मैकबेथ अभी तो उन लोगों ने भविष्यवाणी की थी, ये विचेस ने, इतनी जल्दी सच कैसे हो गई, सोचता है वो। फिर सोचता है क्या ये आगे की भविष्यवाणी भी सच हो सकती है, क्या मैं स्कॉटलैंड का राजा बन सकता हूँ। फिर ये तीसरी भविष्यवाणी के बारे में ज़्यादा सोचने लगता है। फिर उसने बैंकों से वो पूछता है कि वो अपने अपने बारे में डायरेक्ट नहीं पूछता, वो कहता है कि क्या आपको लगता है कि आपके जो बच्चे हैं वो स्कॉटलैंड के उत्तराधिकारी बनेंगे क्या, इसके मतलब राजा बनेंगे क्या। तो बैंको बहुत ही समझदार रहता है, एकदम वो बहकता नहीं है, वो विचेस के बातों में बहकता नहीं है। वो कहता है ये जो चुड़ैलें हैं इनकी भविष्यवाणी पे ज़्यादा आश्चर्य मत करिए, कहता है। और आपको लगता है कि आप बन सकते हैं राजा, तो आप तो बन सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता, बोलते हैं। ये जो बुराई की जो विचेस है वो आधा सच बताती हैं, आधा झूठ बताती हैं और हमेशा इंसानों को ऐसी बात ही बोलती हैं जो कि इंसानों से जिसको नुकसान हो। तो आप इनकी बातों को ज़्यादा सीरियसली मत लीजिए, करके वो चेतावनी देता है मैकबेथ को, क्योंकि उसका फ्रेंड रहता है वो। लेकिन मैकबेथ तो बहुत ज़्यादा एम्बिशियस रहता है, बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी रहता है और उसकी महत्वाकांक्षी जो वो रहता है, नेचर रहता है, उससे इस भविष्यवाणी से और ज़्यादा उसको हवा मिल जाती है और वो अपने सपनों को और भी ज़्यादा उड़ान देने लगता है इसके बाद वो। फिर उसके बाद वो हमेशा उनके बारे में सोचने लगता है, पूरा पूरा उसका जो ध्यान है वो बस विचेस की भविष्यवाणी के बारे में सोचने में लग जाता है। फिर आगे चल के उनको जो मैकबेथ और बैंको को बुलाया जाता है, दरबार में बुलाया जाता है और उनको सम्मानित किया जाता है, बहुत ही रिस्पेक्ट करते हैं। राजा बहुत उनसे खुश होते हैं और उनकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ करते हैं। थेन ऑफ पाउडर का पूरा उनको उपाधि दी जाती है। उसके बाद जो किंग डंकन रहते हैं वो डिक्लेयर करते हैं कि जो मेरा बेटा है माल्कन, जो मेरा बड़ा बेटा है, वो मेरा उत्तराधिकारी बनेगा, आगे चल के वो किंग बनेगा स्कॉटलैंड का, ऐसा वो कहते हैं। अब इस बात को जैसे ही जो मैकबेथ सुनता है वो बहुत ज़्यादा वो डिस्टर्ब हो जाता है। क्यों होता है, क्योंकि उसको लगता है कि इतना बहादुरी से लड़ा, इतना वफादारी से वो लड़ा और मैं भी तो, वो उसका कज़न रहता है, डंकन का कज़न रहता है, लेकिन राजा ने मुझे अपना उत्तराधिकारी नहीं बनाया, इस तरह से वो सोचने लगता है। बोलता है अगर मुझे किंग बनना है तो मुझे इनको रास्ते से हटाना पड़ेगा, सोचता है। फिर उसके मन में ये जो विचार आता है उसको त्याग देता है, क्योंकि सोचता है कि ऐसा करना गलत होगा। इस तरह से वो थोड़ा सा मोरालिटी के बारे में सोचने लगता है। इसके बाद क्या होता है, ये सारी जो घटनाएं रहती हैं, जो विचेस वाली बातें और सारा जो घटनाक्रम रहता है, वो अपनी वाइफ को एक लेटर लिखता है, उसको एक सीक्रेट लेटर लिखता है और उसको भेजता है उस लेटर को। और फिर जो किंग डंकन रहते हैं वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं मैकबेथ से। वो कहते हैं मैं तुम्हारे पैलेस में घूमने आऊँगा और तुमसे बातें करूँगा, तुम्हारे यहाँ डिनर करूँगा, एक दिन पूरा रुकूंगा। बोलता है तुम्हारे यहाँ का जो महल है वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, तुम्हारे घर का एटमॉस्फेयर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, आसपास बहुत अच्छी हरियाली है, ऐसा वो कहता है। तो इस बात की खबर भी डंकन के आने की खबर को मैकबेथ अपनी वाइफ तक पहुंचाता है और उसको बताता है कि ठीक है अब तुम तैयारी करके रखना, करके। फिर जो लेडी मैकबेथ रहती है बहुत ही ज़्यादा महत्वाकांक्षी, बहुत ही ज़्यादा दुष्ट महिला रहती है वो। तो जब ये पता उसको चलता है उसकी इसका ऐसा भविष्यवाणी हुआ है और तो उसके मन में एकदम से भावना आ जाती है कि मेरा जो हस्बैंड है वो एक दिन राजा बनेगा, मैं रानी बनूंगी। और वो सोचती है कि इस बात को चाहने के, इस बात को पूरा करने के लिए वो किसी हद तक जाने को तैयार हो जाती है, चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े, चाहे मर्डर करना पड़े या कुछ भी करना पड़े। वो बोलती है इसको करेंगे हम लोग और अपने हस्बैंड को मैं राजा बनाऊंगी, किसी भी प्रकार से ऐसा सोचने लगती है वो। फिर वो मैकबेथ को बहुत समझाती है कि हम लोग ऐसा ऐसा करेंगे, ऐसा प्लान करेंगे, लेकिन मैकबेथ उसकी बात को टाल देता है। मैकबेथ चूंकि उसका रिश्तेदार रहता है डंकन को, उसको इस बात से बिल्कुल राजी नहीं होता पहले तो वो। फिर डंकन आते हैं और अपने अपने साथ में अपने मेल्कन, अपने जो बेटे को ले, दोनों बेटों को लेके आते हैं
और अपने सामंतों को लेके आते हैं, सेवक को लेके आते हैं और उसके बाद वो फिर वहाँ उत्सव टाइप का माहौल रहता है। मैकबेथ को सम्मानित करते हैं, एकदम शानदार महल है उसमें। उसके जो लेडी मैकबेथ का स्वागत ही बहुत अच्छा रहता है, बहुत अच्छे से वेलकम करती है वो। और ये जो जगह है उसको बहुत पसंद आती है डंकन को। और इतने अच्छे से स्वागत करती है लेडी मैकबेथ की उसके अंदर की जो छुपी हुई बुराई रहती है, इसके छुपे इरादे को जो किंग डंकन बिल्कुल समझ ही नहीं पाते। वो दिखने में तो एकदम सुंदर सी ब्यूटीफुल सी महिला रहती है, लेकिन अंदर से वो एकदम जहरीली नागिन रहती है। डंकन उसके व्यवहार से पता ही नहीं कर पाते कि उसके अंदर क्या चल रहा है। फिर डंकन लेडी मैकबेथ को एक गिफ्ट देते हैं, एक डायमंड देते हैं और फिर वो रूम में सोने चले जाते हैं, क्योंकि बहुत ही लंबी यात्रा करके आए रहते हैं, वो थक जाए रहते हैं। फिर शाही रिवाज के मुताबिक क्या होता था कि राजा के कमरे में उनके बगल में उनके अंगरक्षक भी रहते थे, तो वो अंगरक्षक भी रहते हैं। तो क्या होता है कि जो रानी तो पहले से जो लेडी मैकबेथ रहती पहले से प्लान कर लिए रहती, प्लॉटिंग कर लिए रहती थी कि मुझे इसको तो मारना है किंग डंकन को। तो वो क्या करती है, वो जो उसके जो गार्ड्स रहते हैं उनको खूब ज़्यादा शराब पिला देती है, ताकि इस शराब के नशे में वो लोग धुत हो जाएं और राजा को बचा ना पाए। और आधी रात को तक वो जगते रहती है। और फिर वो सोचती है कि मेरे हस्बैंड का तो ऐसा नेचर है कि वो तो मर्डर का प्लान बना ही नहीं सकता, उसका जो हार्ट है वो बहुत ज़्यादा कोमल है, इसकी जिम्मेदारी तो मुझे ही लेनी पड़ेगी, ऐसा सोचती है वो। और ये सब सोचने के बाद वो जाती है, एक चाकू लेके जाती है डंकन का मर्डर करने। जब वो जाती है तो देखती है राजा सोया हुआ है। राजा के चेहरे के जो भाव को देखती है, राजा एकदम निर्दोष निश्चल भाव रहता है। उसको लगता है अचानक से उसके चेहरे पे उसके पिता की ही छवि नजर आ रही थी उसको। तो एकदम कांप जाती है, बोलती है अरे मैं कैसे मार सकती हूँ, ये तो मेरे फादर की इमेज इसमें दिखाई दे रही है। फिर वो वापस आ जाती है, वापस आती है और मैकबेथ को कन्विंस करने की कोशिश करती है कि तुम जाओ और तुम जाके राजा को मारो, मैं तो ऐसा नहीं कर सकती। जो मैकबेथ रहता है वो उतना ज़्यादा क्रूअल नहीं रहता, उतना ज़्यादा क्रूर नहीं रहता जितना कि लेडी मैकबेथ रहती है। वो बोलता है मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं उसका एहसानमंद हूँ बोलता है। और वो सिर्फ मैं राजा का सेवक नहीं हूँ बोलता है, मैं उसका रिश्तेदार भी हूँ, उसका मैं कज़न हूँ और मैं एक मेज़बान हूँ, मैं एक होस्ट हूँ। मैं कैसे अपने घर में आए मेहमान की हत्या कर सकता हूँ बोलता है। राजा डंकन ने हमेशा मेरे प्रति उदारता दिखाई है, दया दिखाई है, मुझे थेन ऑफ पाउडर बनाया है, हर प्रकार की सुविधा दी है। ऐसे राजा की मैं हत्या कैसे कर सकता हूँ, कैसे मर्डर कर सकता हूँ? और मेरी जितनी जो प्रतिष्ठा है, इतनी जो रिस्पेक्ट है, वो तो सब मिट्टी में मिल जाएगी, खुद मैं अपनी नज़रों से नीचे गिर जाऊंगा बोलता है वो बोलता है नहीं नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता बोलता है। तो लेडी मैकबेथ बहुत ज़्यादा नाराज़ होती है, उसको बोलती है तुम कावर्ड हो, तुम कायर हो, इस तरह से तरह तरह के उलाहने उसको देती है। फिर लेडी मैकबेथ जो ऐसी महिला थी जो जिसे बुराई के लिए एक बार ठान ली तो उसके मकसद से उसको कोई पीछा नहीं कर सकता था। फिर जिस समय वो अपने पति से बातें कर रही थी तब उस समय उसके मन में शैतान सांसें ले रहा था। वो बोलती है कि तुम अपना जो वचन है उससे कैसे दूर भाग सकते हो, तुमने जो मुझे वचन दिया है, तुमने मेरा साथ देने का वचन दिया है, तुम्हें मेरे प्यार का वास्ता, ऐसा वो सब कहती है वो। और इस तरह से तुमको करना ही पड़ेगा बोलती है। और वो फिर आगे बोलती है कि हम लोग उसका मर्डर तो कर देंगे, लेकिन उसका सारा इल्ज़ाम जो है ना उसके गार्ड्स के ऊपर लगा देंगे, गार्ड्स के ऊपर कर देंगे तो हम लोग बच जाएंगे, हम लोग को कुछ नहीं होगा बोलती है। तो फिर मैकबेथ राजी हो जाता है, बोलता है तुमने तो बहुत ही ब्रिलियंट प्लान बनाया हुआ है करके। फिर वो राजी हो जाता है और वो जाता है चाकू लेके। जब अंदर जाने की कोशिश करता है रूम में की तरफ बढ़ता है राजा के, तो उसको हवा में लटकता हुआ चाकू दिखाई देता है। चाकू से खून टपकते रहता है और एकदम धार उसी की तरफ रहती है। बोलता है अरे चाकू कहाँ से है? उसको जब पकड़ने की कोशिश करता है तो हवा में चाकू गायब हो जाता है। मतलब एक तरह से उसको हेलुसिनेशन होने लगता है, वो तो बोलता है सपना देख रहा है। उसका मन जो बहुत अशांत है, परेशानी में है, इसलिए ये सब वो सोचता है वो। फिर वो जाता है रूम में, जाता है राजा के रूम में और एक ही वार से वो राजा को मार डालता है, चाकू के एक ही वार से। फिर वो लेकिन अचानक से देखता है कि जो जो नौकर है उन्होंने इसको देख लिया है और वो कुछ बड़बड़ा रहे हैं, नींद में बड़बड़ा रहे हैं। तब वो बहुत ज़्यादा डर जाता है वो, और वो डर के दौड़ के आ जाता है, रूम से आ जाता है और अपनी वाइफ को के पास आता है। वो साथ में जिस डैगर से मारा रहता है उसको भी साथ में ले आता है। तो जो रानी होती है बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है, जो मैकबेथ की वाइफ रहती है बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है। वो कहती है कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुम तो डैगर साथ में ले आए हो, तुम इतना डरे हुए क्यों हो, तुम इतने कायर क्यों हो? बोलता है कि तुमको तो इस डैगर को वहीं छोड़ के आना था ना, वो गार्ड्स के पास में, तभी तो हमारा प्लान सक्सेसफुल होता, हम लोग को जो सारा जो इल्ज़ाम है उनके ऊपर आता, तुम तो इसको खुद ही उठा के ले आए बोलता है
बोलती है वो। तो बोलती है तुम इसको जाओ और जाके इसको गार्ड्स के पास रख के आओ। तो बोलता है नहीं नहीं मैं दोबारा नहीं जा सकता। बोलता है एकदम बताता है कि मेरे को लगता है कि गार्ड्स ने हम लोगों को देख लिया है, उन लोग कुछ कुछ बड़बड़ा रहे थे नींद में, ऐसा वो कहता है। तो फिर वो लेडी मैकबेथ खुद से जाती है और जाती है, जाने के बाद उसने डंकन का खून अपने हाथों में लेती है और उसको गार्ड्स के चेहरे पे मल देती है, अपने हाथों में उसका लगे रहता है। और वो जो डैगर रहता है, जो चाकू रहता है, उसको गार्ड्स के हाथों में रख देती है वो, और वापस आ जाती है। फिर अगली सुबह जो एक मैकडफ नाम का रहता है, थेन ऑफ फीफे रहता है। फीफे नाम का एक राज्य रहता है जहाँ का वो नवाब रहता है, वो आता है, वो बहुत ही ज़्यादा वफादार रहता है डंकन का। और आता है और आके जब वो रूम में जाता है तो देखता है तो आश्चर्य पड़ जाता है कि कैसे उसके राजा की हत्या हो गई है। बहुत ज़्यादा वो गुस्सा होता है। फिर वहाँ पे मैकबेथ आ जाता है। मैकबेथ बोलता है अरे ये देखो तो राजा का हत्या हो गया। बोलता है ये जो दोनों गार्ड जो सोए हुए हैं ना, उन्होंने उसकी हत्या की। जब उन लोग भागने का प्रयास कर रहे थे तो मैंने उसको मार डाला। वो गार्ड्स को भी मार दिया रहता है और वो तलवार से मार देता है गार्ड को, ताकि जो गार्ड्स लोग उसके जो एक्शन के बारे में किसी को बता ना सकें करके। फिर मैं उनको देखा तो मैं उनको छोड़ कैसे सकता था कि राजा को जिसने मारा इसको मैं कैसे छोड़ सकता था, बोलता है। फिर सभी लोग मानने लग जाते हैं कि हाँ ये गार्ड्स लोगों ने ही इसको मारा होगा। लेकिन वहाँ पर जो डंकन के जो बेटे रहते हैं, मैल्कन और डोनाल्ड, वो एकदम डर जाते हैं। उन लोग को लगता है हमारे फादर का डेथ हो गया है और ये एक तरह की साजिश है, इस साजिश के चलते हमारी भी मौत हो सकती है। तो उन लोग भाग जाते हैं वहाँ से। एक जो बड़ा बेटा रहता है मैल्कन, वो इंग्लैंड चला जाता है और डोनाल्ड बेन छुप के चला जाता है, आयरलैंड चला जाता है। और बाकी के जो लोग रहते हैं इधर उधर सब भटकने लग जाते हैं। मैकडफ रहता है वो वहीं रहता है, मैकडफ जो किंग का वफादार रहता है। फिर अब चूंकि डंकन का कोई भी वहाँ पर हेयर मौजूद नहीं था, कोई भी उत्तराधिकारी मौजूद नहीं था, तो फिर उसी को ही राजा बना दिया जाता है। वो डंकन का वो किंग डंकन का वो कजिन भी रहता है मैकबेथ। फिर वो राजा बन जाता है, स्कॉटलैंड का राजा बन जाता है। इस तरह से जो चुड़ैलों की जो भविष्यवाणी थी, थे ना तुम के राजा बनोगे स्कॉटलैंड के, वो सही सिद्ध हो जाती है। तो अपनी जो सफलता से कुछ देर के लिए तो लोग खुश होते हैं, मैकबेथ और लेडी मैकबेथ, लेकिन ज़्यादा देर तक वो खुश नहीं हो पाते हैं। और उसकी जो भविष्यवाणी को उन लोग भुला नहीं सकते। उन लोग याद करते हैं कि उस चुड़ैल ने तो ये भी कहा था कि बैंकों का जो बेटा है वो राजा बनेगा। इसका मतलब हमारे बच्चे जो हैं वो राजा नहीं बनेंगे। और उस समय उनके जो कोई बच्चे नहीं रहते, उनके कोई बेबी नहीं रहते हैं, तब भी उनको लगता है कि भविष्य में तो हमारे बच्चे को ही राजा बनना चाहिए। फिर उसके बाद उन्हें ये सब सोचने लगते हैं। फिर वो मैकबेथ ये भी सोचता है कि जो बैंको है वो उसके बारे में जानता है। बैंको उसका बेस्ट फ्रेंड रहता है, वो उस समय भी साथ में रहता है जब चुड़ैल से उसकी मुलाकात हुई रहती है। तो बोलता है उसको ज़रूर पता है कि मैं कैसे थेन ऑफ ग्लैमिस था, फिर थेन ऑफ का ऑर्डर बना, फिर कैसे मैं इसका राजा बना। तो उसको शक हो सकता है मेरे ऊपर। तो सोचता है इसको रास्ते से हटाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये मेरा राज फाश कर सकता है। और फिर साथ में उसके बच्चे को मारना भी ज़रूरी है, क्योंकि ये स्कॉटलैंड का राजा बन सकता है। तो फिर से प्लॉटिंग स्टार्ट कर देता है, फिर से षड्यंत्र रचना स्टार्ट कर देता है और एक बहुत ही बड़ा पार्टी ऑर्गेनाइज करता है, जहाँ एक भोज देता है, एक बैंक्वेट ऑर्गेनाइज करता है, जहाँ पे बड़े बड़े लोगों को बुलाता है, नोबल्स को बुलाता है, सामंतों को बुलाता है, बैंकों को बुलाता है, उसके बेटे को बुलाता है। और जब उन लोग आते हैं तो धोखे से मार देता है। अपने अपने जो अब डायरेक्ट वो नहीं मारता, इस समय वो इनडायरेक्टली मारता है। इस समय क्या करता है वो अपने जो भाड़े के जो सैनिकों को भेजता है, भाड़े के लोगों को भेजता है, ताकि वो बैंको और उसके बेटे को मार सके। तो उन लोग दौड़ते दौड़ते आते हैं, बोलते हैं हम लोगों ने बैंको को तो मार दिया है, लेकिन हम जो उसका बेटा था फ्लिंस करके था, उसको हम लोग नहीं मार पाए, और वो जो फ्लिंस था वो भाग के निकल गया। तो मैं बैंको की जिस खबर को सुन के जो मैकबेथ होता है बहुत गुस्सा होता है, तुम लोगों ने तो अपना काम पूरा नहीं किया, अधूरा काम किया, बोलता है। फिर उसके बाद जो पार्टी स्टार्ट हो जाती है। पार्टी में जो लेडी मैकबेथ रहती है बहुत ही अच्छे हॉस्टेस की भूमिका निभाती है। वो एक्टिंग करने में माहिर रहती है, वो अच्छा एक्टिंग करती थी, लोगों को जीतने में, लोगों को इम्प्रेस करने में माहिर थी। वो सब लोगों को इम्प्रेस करती है, बहुत ही अच्छे से स्वागत करती है सबका। और जो पार्टी में जो मैकबेथ रहता है वो सबको याद करता है, बोले मेरे दोस्त है, सबको अब वेलकम करता है, बोलता है अब बस इस पार्टी में मेरा दोस्त, मेरा बेस्ट फ्रेंड नहीं है, बैंको करके बोलता है। जैसे वो बैंको का नाम लेता है, उसको बैंको का भूत दिखाई देने लगता है, और उसे लगता है कि उसका जो बैंको का भूत है
मैकबेथ के चेयर में बैठ गया, मैकबेथ के ही चेयर में। वो उससे बातें करने लगता है, उसको बड़बड़ाने लगता है उसको देख के। अब बाकी लोग उसको उसकी हरकत को देख के हंसने लगते हैं, क्या कर रहा है ये, क्या मूर्खतापूर्ण व्यवहार कर रहा है, खाली कुर्सी से क्या बात कर रहा है, ये पागल हो गया है क्या, ये स्कॉटलैंड का राजा पागल हो गया है क्या, ऐसा हम लोग सोचते हैं। तभी मैकबेथ की वाइफ को एहसास हो जाता है कि सब लोग क्या सोच रहे हैं, तो एकदम फुर्ती से काम लेती है, पूरे एक्टिंग में लग जाती है वो। और उनको बोलती है कि अरे मेरे हस्बैंड को कुछ थोड़ा प्रॉब्लम है, बोलती है। कभी कभी उनको कुछ कुछ दिखाई देता है, कभी कभी हेलुसिनेशन होता है उनको, कोई बड़ी बात नहीं, बोलते चलिए आप लोग दूसरे रूम में चलिए, वहाँ आपका अरेंजमेंट करती हूँ, उनको यहाँ रहने दीजिए, थोड़ा आराम करेंगे, ऐसे कहती है वो। और उन लोगों को ले जाती है वो। फिर इस तरह से वो सिचुएशन को संभाल लेती है। लेकिन जो मैकबेथ का जो सिचुएशन था वो संभल नहीं पाता, और वो एकदम बीमार पड़ने लगता है, वो बहुत ज़्यादा चिंता में डूब जाता है वो। क्योंकि एक समय तो उसको गिल्ट भी होने लगता है, और वो चुड़ैल की जो और भविष्यवाणी को याद करने लगता है वो। फिर उसके बाद वो बोलता है कि मुझे फिर से जाना पड़ेगा चुड़ैलों के पास, जाने का निर्णय ले लेता है। इधर जो चुड़ैलें रहती हैं, 3 विचेस जो रहती हैं, वो अपने उनकी एक रानी रहती है, हेकेट करके उनकी रानी रहती है, उनके पास जाती हैं। उनकी जो रानी रहती है हेकेट, वो उनको खूब डांटती हैं, बोलती हैं तुम लोगों ने क्या किया, तुम लोगों ने ह्यूमन बीइंग के अफेयर्स में क्यों टांग अड़ाया, तुमने क्यों इसको सब भविष्यवाणी की, पूरा तुमने सब कुछ उल्टा पुल्टा कर दिया, राजा को चेंज कर दिया, ऐसे करके उन लोग कहती हैं उसको। तो चुड़ैल बोलती हैं ठीक है अब तो हो गया, अब क्या करें। तो बोलती है अब वो अगर मैकबेथ तुम्हारे पास आए तो तुम लोग उसको सही सही जानकारी नहीं देना, बोलते हैं तुम लोग हाफ ट्रूथ बोलना, और इस तरह से बोलना, उसको मिसलीड करना, उसको भ्रमित करना, बोलते हैं। तो ठीक है ऐसा ही करेंगे, बोलते हैं हम लोग। फिर जो मैकबेथ होता है वो जाता है निर्जन स्थान पे, खाली स्थान पे जाता है, हीथ में, जहाँ पर उनसे मिला रहता है। और जब वो देखता है तो वो जो चुड़ैलें होती हैं एकदम मंत्र वंत्र पढ़ रही थी, और एक बड़ा सा कॉलड्रॉन, एक बड़ा सा कढ़ाई रखी थी आग के ऊपर, और उसमें तरह तरह की चीज़ें डाल रही थी, एनिमल्स डाल रही थी, बर्ड्स डाल रही थी, जहरीले फन वाले सांप डाल रही थी, किसी बच्चे की उंगली को डाल रही थी, तो कहीं पर बड़े बर्तन में सब उबाल रही थी सबको, और उस मिश्रण में बंदर का खून डाला गया। उसके बाद फिर एक इस घोल में एक सूअर का खून मिलाया गया, जिसने अभी अभी अपने छोटे से बच्चे को कुछ समय पहले खाया था। इस तरह से अजीब अजीब तरीके की चीज़ें डाल रही थी। अब ये चीज़ों को देख के भी मैकबेथ को कुछ बुरा नहीं लगा, कुछ आश्चर्य नहीं हुआ, वो एकदम पूरी तरह से वो गिर चुका था, उसको बस अपनी जान बचानी थी। तो इस तरह से वो बैठा रहा वो। फिर वो चुड़ैल बोलती हैं आप अपना डाउट्स क्लियर करने आए हैं ना, अपना संदेह क्लियर करने आए हैं, आपके मन में डाउट हो रहा है, कुछ जानना चाहते हैं, तो आप बताइए, हम लोग आपको कुछ बताएं कि हमारी जो आत्माएं, हम जो आत्माएं बुलाते हैं उनसे कुछ आप सुनना चाहते हैं। तो बोले ठीक है तुम्हारी आत्माओं को ही कहने दो, क्या कहना चाहती हैं। फिर उन लोग मैकबेथ शांत स्वर में कहता है। फिर वो जो आत्माएं हैं आती हैं, और एक आत्मा, जो पहली आत्मा आती है, वो कहती है अग्नि देवता के प्रकोप से सावधान रहो, और वो घोषणा करती हैं। फिर मैकबेथ उसको धन्यवाद देते हैं, क्योंकि वो आग का देवता मैकडफ से नफरत करता था। मैकडफ कौन था? मैकडफ डंकन का बहुत ही वफादार सैनिक रहता है, जो थेन ऑफ फीफे रहता है, तो जो एकदम लॉयल रहता है उसका, तो उससे उससे तुम संभल के रहना, बोलता है, वो तुम्हारे खिलाफ कुछ भी कर सकता है, बोलता है। उसके बाद जो दूसरी आत्मा रहती है वो एक खून से सने बच्चे की आत्मा रहती है। वो बोलता है डरो मत मैकबेथ बोलता है, और वो घोषणा करता है कि किसी भी स्त्री के पेट से जन्मे व्यक्ति के पास तुम्हें नुकसान पहुंचाने की शक्ति नहीं है, मतलब वो तुमको मार नहीं सकता, स्त्री के पेट से बना जन्मा व्यक्ति तुमको मार नहीं सकता। अब मैकबेथ सोचता है कि हर इंसान तो, हर आदमी तो स्त्री के पेट से ही पैदा होता है, इसका मतलब मुझे कोई मार नहीं सकता, सोचता है वो। फिर वो भ्रमित हो जाता है। फिर तीसरी आत्मा रहती है, वो कहती है, हाथ में पेड़ लिए रहती है, एक बालक राजा की आत्मा रहती है। वो बोलती है कि मैकबेथ तुम युद्ध में तब तक नहीं हराए जा सकते जब तक कि डंसिनन का जो पहाड़ी है, जहाँ पे तुम्हारा महल है, वहाँ पर बिरनम नाम का वुड वापस ना जाए। बिरनम वुड एक जंगल रहता है, वो अगर वो चलते हुए तुम्हारे पहाड़ी तक आ जाए तभी तुम हारोगे, अदरवाइज तुम नहीं हारोगे, ऐसा वो कहते हैं। तो वो बहुत खुश हो जाता है, मैकबेथ बहुत खुश हो जाता है, अच्छा बहुत ही अच्छा तुमने कहा, बहुत एकदम खुश कर दिया। फिर आगे कुछ और बता बोलते हैं, तो लेकिन मुझे कृपा करके बताओ कि बैंकों के पुत्र क्या कभी राजा बनेंगे? तो इस बात को थोड़ा टाल देते हैं, इस बात का उन लोग कुछ जवाब नहीं देती थी। फिर बैंकों का भूत आ जाता है वहाँ पर, और अपने बैंकों का जो भूत रहता है वो मैकबेथ महसूस करता है कि बैंकों के वंशज को देखता है वो, जो बैंकों के बाद स्कॉटलैंड के भावी राजा बनेंगे, ऐसा इशारा करता है बैंकों का भूत।
उसके बाद जो चुड़ैल होती है फिर से गायब हो जाती हैं और मैकबेथ का मन जो है फिर से अत्यंत अशांत हो जाता है, क्योंकि फिर से बैंकों को जब देखता है तो उसका मन जो होता है फिर से एकदम डिस्टर्ब हो जाता है वो। फिर वो आगे बढ़ता है वो और अपना इस उधेड़-बुन में वो फिर से फंस जाता है। फिर वहाँ से गुफा से बाहर आ जाता है वो। फिर यहाँ पर क्या होता है कि मेल्कन गुफा से बाहर आने के बाद मैकबेथ ने सुनता है कि मेल्कन की सेना जो है, मेल्कन जो डंकन का बड़ा बेटा रहता है, एक सेना तैयार करते रहता है, 10,000 की सेना वो तैयार कर चुका रहता है और मैकडफ भी बचकर इंग्लैंड भाग जा रहता है उसी के पास। उसके पास जाके वो उस प्लान में शामिल हो जाता है मैकबेथ को हराने का, क्योंकि मैकडफ होता है वो डंकन का बहुत ही वफादार रहता है और मैकडफ वही आदमी रहता है जिसके खिलाफ चुड़ैलों की आत्मा ने उसको सचेत किया था कि मैकडफ से तुम सावधान रहना। और फिर वो दोनों मिलके प्लान बनाते हैं कि कैसे मैकबेथ पर आक्रमण किया जाए। मेल्कन और मैकडफ, MM से सभी नाम हैं, तो आप क्लियर कर देते हैं कि मेल्कन जो होता है डंकन का बड़ा बेटा रहता है, मैकडफ उसका वफादार रहता है डंकन का। ये प्लान बनाते हैं, योजना बनाते हैं। फिर इधर मैकबेथ को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है कि मैकडफ मेरे खिलाफ प्लान बना रहा है। वो उसके घर पे हमला कर देता है और उसकी पत्नी और बच्चों को मार डालता है मैकडफ के। अब इस शर्मनाक जो हरकत रहती है उसकी, इससे सभी जो सामंत रहते हैं मैकबेथ के विरोधी बन जाते हैं उसके, और सब उससे गुस्सा हो जाते हैं। जो सामंत रहते हैं, सरदार रहते हैं, थेन रहते हैं, वो मेल्कन के द्वारा जो इंग्लैंड में जो खड़ी की गई शक्तिशाली सेना में शामिल हो जाते हैं कि किसी भी प्रकार से घमंडी को हटाना है इस गद्दी से, राजगद्दी से करके, क्योंकि बहुत ज़्यादा एम्बिशियस हो जाता है जो मैकबेथ रहता है। एक समय ऐसा था कि जब बहुत ही वफादार था राजा का, बहुत ही अच्छा आदमी रहता है, बहादुर रहता है, लेकिन अपने एम्बिशन के चलते, अपने लालच के चलते इतना ज़्यादा वो गिर जाता है कि पूरी उसकी पर्सनालिटी ही चेंज हो जाती है और वो एक हत्यारा बन जाता है, एक ऐसा सीरियल किलर बन जाता है जिसको एम्बिशन के लिए वो जो कुछ भी कर सकता है। फिर उसके बाद बाकी के जो सामंत रहते हैं, जो वहीं रहते हैं, वो सीक्रेटली प्लान करते हैं कि कैसे उसका हमको पतन देखना है, कैसे उसका डाउनफॉल देखना है मैकबेथ का। फिर अब वो सोचते हैं कि उसके मन में मैकबेथ के प्रति, कुछ लोगों के मन में डर तो था, तो कुछ खुल के सामने नहीं आते, लेकिन मन ही मन चाहते रहते हैं कि मैकबेथ की हार हो। और फिर जो मैकबेथ की जो सबसे जो इम्पोर्टेंट साथी रहती है, उसकी जो वाइफ रहती है जिसको बहुत ज़्यादा प्यार करता है, उनके आपस में बहुत ज़्यादा प्रेम रहता है, हमेशा उनकी लाइफ एक दूसरे से जुड़ी रहती है, एकदम ज़्यादा मतलब लगाव था उनके बीच में। वो जो रिश्ता एकदम टूटने लगता है, क्योंकि जो उसकी वाइफ रहती है पागल होने लगती है। उसकी वाइफ को शुरुआत में तो गिल्ट नहीं हो रहा था, शुरुआत में तो वो उसको ग्लानि नहीं हुई रहती है, लेकिन बाद में वो एकदम आत्मग्लानि में जलने लगती है। उसको लगने लगता है कि इसके हाथों में डंकन का खून लगा है और उस खून को धोने का कोशिश करती है, वो बार-बार कोशिश करती है, पानी से बोलती है इतना पानी डाल ली लेकिन खून साफ नहीं हो रहा है। बोलती है मेरे हाथों में खून की बदबू आ रही है। बोलती है ये खून की जो गंध है, अभी भी खून की गंध है। अरब के सभी जो परफ्यूम है इस छोटे से हाथ को सुगंधित नहीं कर सकते, मीठा नहीं कर सकते। वो करती है वो। और जो डॉक्टर आते हैं उसकी हालत को देख के बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं और वो नींद में चलने की बीमारी हो जाती है उसको। एक मोमबत्ती लेती थी हाथ में और नींद में चलती थी, बड़बड़ाती थी और पूरी तरह से वो मैडनेस की तरफ जाने लगती है। मैकबेथ इसकी स्थिति को देख के बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और फिर बाद में अपने जो गिल्ट से और लोगों के डर से, जनाक्रोश जो रहता है उससे निपटने में बोलते अपने आप को सही नहीं पाती है, अपने आप को असमर्थ पाती है और वो सुसाइड कर लेती है लेडी मैकबेथ। फिर मैकबेथ अब पूरी तरह से अकेला पड़ जाता है, उस युद्ध के पहले अकेला पड़ जाता है। अब उसके जीवन में कोई रंग नहीं रहता, वो जीवन से अपने तंग आ जाता, वो मरना चाहता है। लेकिन अभी उसको खबर मिलती है कि जो मेल्कन की जो सेना है उससे लड़ने आ रही है। मेल्कन ने जो आर्मी इकट्ठा की है वो लड़ने आ रही है। अब जैसे ये खबर सुनता है उसके मन में फिर से जोश आ जाता है, लड़ने का जोश आ जाता है, क्योंकि एक तरह से वो फाइटर रहता है। वो बोलता है चाहे जो भी हो मुझे लड़ना है, बोलता है। फिर उसे चुड़ैल की भविष्यवाणियों का भी सहारा रहता है। वो बोलता है चुड़ैल ने तो बहुत ही अच्छी भविष्यवाणी की है मेरे इसमें, और मुझे कोई तो मार नहीं सकता, मुझे कोई पराजित नहीं कर सकता, इस तरह से सोचने लगता है वो। फिर वो अपने आप को खुद को मजबूत किले में कैद कर लेता है वो, और माल्कन के आने की प्रतीक्षा करता है।
फिर एक दिन भय से डर से कांपते हुए एक दूत आता है, एक एजेंट आता है, मैकबेथ को सूचना देता है कि डंसिनन की पहाड़ी की चोटी पर वो निगरानी कर रहा था और उसने देखा कि बिरमन का जंगल चलते हुए आ रहा है। अब मैकबेथ बहुत गुस्सा हो जाता है, बोलता है झूठे मक्कार कहीं के, गुलाम कहीं के, बोलता है तुम अगर झूठ बोल रहे होगे तो तुम्हें ये पेड़ में लटका दूंगा, फांसी से लटका दूंगा, बोलता है वो। और फिर मैकबेथ को विचित्र भविष्यवाणी याद आ जाती है। वो याद करता है, फिर बोलता है डरने की जरूरत नहीं, बोलता है बिरमन का वो डंसिनन पहाड़ी पर तो नहीं आ सकता ना, कोई कैसे कोई जंगल आ सकता है पहाड़ी के ऊपर, सोचता है वो। डंसिनन जो रहता है उसका वहीं पर उसका कैसल रहता है। फिर बोलता है चलो अब हम लोग युद्ध की तैयारी करते हैं, अपने सैनिक के पास जाता है, युद्ध की तैयारी करो, बोलता है हम यहाँ नहीं ठहरेंगे, बोलता है यहाँ से भागेंगे भी नहीं, और हम धूप में चलकर बहुत ज़्यादा थक चुके हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरे जो जीवन का अंत हो, लेकिन मैं लड़ते लड़ते मरना चाहता हूँ, बोलता है मैकबेथ। फिर मैकबेथ अपने महल से निकलकर सेना के पास जाता है और कुछ देर चलता हुआ कुछ जंगल और कुछ और नहीं रहता है फिर वहाँ पर, बल्कि मेलगन की सेना थी। वो जो जंगल जो चल के आ रही थी और कुछ नहीं थी, बल्कि क्या थी, मेलगन की सेना ही थी। एक्चुअल में क्या हुआ था कि जो मेलगन बहुत ही ज़्यादा सेना नायक के अच्छे कुशल सेना नायक हो गया था, उसने कहा कि तुम उस बिरमन के जंगल से जो पेड़ है उसे एक टहनी पकड़ लो और अपने सामने में रख लो, ताकि जो मैकबेथ को हमारी सेना की एक्चुअल जो संख्या है उसको पता ना चले कि हम लोग कितने लोग हैं करके, और इस तरह से वो सचेत नहीं हो पाएगा, बोलता है। इसलिए हम लोग जब पेड़ की एक एक टहनी लेके चलते हैं तो ऐसा लगता है कि बिरमन का जो जंगल है चलते हुए आ रहा है। फिर यही चुड़ैल की जो भविष्यवाणी थी जो सिद्ध हो रही थी, अब सही सिद्ध हो रही थी। तो इससे क्या होता है, मैकबेथ का जो आत्मविश्वास है डगमगाने लगता है, उसको लगने लगता है कि उसका कहीं अंत तो निश्चित नहीं आ रहा है, कि जो चुड़ैल की जो भविष्यवाणी है वो सही साबित हो रही है, इसका मतलब वो हार सकता है। इसके बाद मैकबेथ सेना और मेलकम की सेना के बीच में बहुत ज़्यादा भीषण युद्ध होता है, और अभी भी जिन लोगों को मैकबेथ ने अपना मित्र समझा था वो लोग उसका साथ देते हैं, और लेकिन वो लोग ज़्यादा अच्छे से उससे लड़ नहीं पाते हैं। लेकिन मैकबेथ बहुत बहादुरी से लड़ता है और जो उसके सामने आता है उसको टुकड़े टुकड़े कर देता है, और उसके बाद मैकबेथ खुद को मैकडफ के सामने खड़ा पाता है। फिर चुड़ैलों की चेतावनी को याद करते हुए मैकडफ फिर से निश्चिंत हो जाता है और उसको मृत्यु से भागने का विचार आता है। लेकिन मैकडफ जो काफ़ी समय से अपने राजा और अपने उसके परिवार की रक्षा मतलब हत्या का बदला लेना चाहता था, वो मैकबेथ को खोज रहा था। बोलता है दुष्ट हत्यारा तुम कहाँ हो करके वो खोजते खोजते आता है मैकडफ उसके पास। फिर बोलता है अपने आप को बचा सकते हो तो बचा लो, मैकबेथ बोलता है। मैकडफ उसको तलवार लहराते हुए आता है। फिर मैकबेथ बोलता है तुम अपना बेकार का टाइम वेस्ट कर रहे हो। मैकडफ बोलता है मुझे तो किसी वुमेन के पैदा हुए व्यक्ति द्वारा मारा नहीं जा सकता, बोलता है। तो फिर मैकडफ बोलता है अच्छा ये बात है, बोलता है अपनी पाली हुई उस झूठी चुड़ैल से जाकर कह दो कि मैकडफ है किसी स्त्री के पेट से पैदा हुआ ही नहीं है, बोलता है। वो बोलता है कि कम से कम उस तरह से तो मैं पैदा नहीं हुआ जिस तरह से नॉर्मल लोग होते हैं, मैं एक अपरिपक्व शिशु था, बोलता है, और मुझे समय से पहले ही अपनी माँ के गर्भ से सी सेक्शन के जरिए निकाला गया है, सिजेरियन ऑपरेशन जो होता है ना उसके जरिए निकाला गया है, और इसलिए तुम ये मत सोचो कि मैं औरत के से जना हूँ करके, बोलता है। अब इसकी जो आखिरी उम्मीद थी जो मैकबेथ की कि अपने आप को बचा सकता था, ये भी उड़ जाती है, हवा में उड़ जाती है, और वो डर से कांपने लगता है। फिर वो मन ही मन सोचता है भविष्य में लोगों को चुड़ैल की और महात्माओं की बात को बिल्कुल भी विश्वास नहीं करना चाहिए, और बोलता है ये हमें छलती हैं, ये हमें डबल मीनिंग वाले वाक्य बोलती हैं, और मैकडफ मैं तुम्हारे साथ युद्ध नहीं करूँगा, बोलता है वो मैकबेथ। तो फिर मैकडफ कहता है अच्छा जीवित रहो, ठीक है, युद्ध नहीं करना चाहते, ठीक है, तुम कवर्ड हो, तुम कायर हो, तुम जिंदा रहो, ऐसा बोलता है। जब वो ऐसा बोलता है तो मैकबेथ बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, और फिर मैकडफ बोलता है आगे चल के कि हम तुम्हें इस तरह से प्रदर्शित करेंगे कि ऐसे लोग शैतानों को प्रदर्शित करते हैं, तुम शैतान हो, बोलते हैं, और हम तुम्हारे गले में एक तख्ती डाल देंगे, सजाएंगे और कहेंगे जिसमें लिखा होगा आओ लोगों इस आदमी को देखो, यही है वो निर्मम हत्यारा मैकबेथ, ऐसा लिखा होगा, ऐसे करके मजाक उड़ाता है।
तो मैकबेथ एकदम गुस्सा हो जाता है, एकदम बोलता है कभी नहीं, कभी वो नहीं हो, बोलता है ऐसा नहीं हो सकता, बोलता है वो अपना पूरा साहस उसका जो वापस आ जाता है फिर से साहस, और बोलता है कि मैं जीवित रहने की आशा नहीं करता, बोलता है मैं एक यंग मेलकम जो कि डंकन का बेटा है उसके चरणों में गिरकर मैं कोई माफ़ी नहीं मांगूंगा, बोलता है, और मुझे उसके ताने सहते हुए जीना नहीं है, बोलता है। और हालांकि जो बिरमन का जो वुड है डेंसिनन पर आ चुका है, और तुम भी ऐसे आदमी हो जिसका जन्म किसी स्त्री के पेट से नहीं हुआ है, सारा चीज़ मेरे खिलाफ है, बोलता है। फिर भी एक बार मैं फिर तुमसे लड़ने की कोशिश करूंगा और अपने पूरे जी जान से लड़ूंगा, बोलता है मैकबेथ। फिर मैकबेथ मैकडफ की ओर दौड़ा और एक हिंसक युद्ध हुआ। मैकडफ ने उसे पराजित कर दिया मैकबेथ को, और मैकबेथ का सिर काट लिया और उसे एज ए गिफ्ट उसने राजा मेलकम को दे दिया। मेलकम को स्कॉटलैंड का राजा बना दिया गया और सभी लोगों ने उसका स्वागत किया। नोबल सावन थे ने बहुत ही खुशी के साथ उसका जश्न मनाया, और इस तरह से स्टोरी एंड होती है। आई होप आपको ये स्टोरी, ये ड्रामा अच्छा लगा होगा, और इस तरह से और स्टोरी सुनने के लिए सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच।